नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मुझे ये उम्मीद है कि आप मेरा ये वीडियो 15 अगस्त को या 15 अगस्त की तैयारियों में सुन रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं एक कहानी शुरू करता हूँ। आपका स्वागत है शान की बातें एपिसोड नंबर 20 में। आज हम बात करेंगे मनोज जी के बारे में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 19 में आप लोगों से शेयर किया है। जिन लोगों ने ये कहानी नहीं सुना है उनसे मेरी एक दरख्वास्त है कि ज़रूर जाके चैप्टर नंबर 19 मेरा सुने और मनोज के बारे में जानें। फिर भी मेरा प्रयास है एक संक्षिप्त परिचय देता हूँ मनोज जी के बारे में। मनोज जी जो मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं और 12th फेल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया, मैथ से वो आर्ट में आए। 12th 55% से पास किया। उसके बाद ग्रेजुएशन की तैयारी में आ गए और जब वो फेल हुए थे उसी दौरान उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिससे वो बड़ा प्रभावित हुए और उन्होंने ये ठान लिया कि मैं एसडीएम बनूंगा। इसी प्रयास में उनका एडमिशन होता है एमएलबी कॉलेज ग्वालियर में, जहाँ के किसी समय में स्टूडेंट रहे हैं ध्यानचंद और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग। बीए की प्रथम वर्ष की पढ़ाई में उनका एक साथी मिलता है रविकांत। तो रविकांत एक बड़ा ही अच्छा सलाहकार रहता है जो उनकी पूरे ग्रेजुएशन में काम आता है। रविकांत के बारे में और बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के बारे में मैं आपसे कहानी के आखिरी छोर में डिस्कस करूंगा। मैं आपको ले चलता हूं उस समय जब ग्रेजुएशन का पहला ईयर कंप्लीट करते हैं, अपने घर आते हैं गर्मियों की छुट्टी में और सेकेंड ईयर की पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। सेकेंड ईयर की पढ़ाई स्टार्ट होने से पहले वो 3 दिवसीय शिविर ज्वाइन करते हैं स्वामी विवेकानंद यूथ कैंपस करके। वहाँ पे जाते हैं और इन 3 दिनों में उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। वहाँ का डिसिप्लिन, सुबह की प्रार्थना, योगा और जो समाज सेवा है, यानी कि लोगों से कपड़े इकट्ठे करना और फिर उसको गरीबों में बांट देना, इस तरह की एक्टिविटी उनको बहुत ही प्रभावित करती है। वो उस 3 दिन का शिविर भूल नहीं पाते। जब वहाँ से वापस आते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से उस शिविर के बारे में बहुत चर्चाएं करते हैं। इसी दौरान वो बहुत सारे लिटरेचर पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। इतना लिटरेचर पढ़ते हैं कि वो अपनी पढ़ाई से भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ऐसे में उनका साथी रविकांत बहुत सही समय पर जज करता है और उनको टोकता है। कहता है कि दोस्त, लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तुमको बता दूं कि तुमको अगर ये लगता है कि तुम सिर्फ स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ के ही तुम समाज की सेवा कर पाओगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम यहाँ आए हो पढ़ाई करने, तो तुम्हें कोर्स के भी सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए और अगर तुम पढ़ाई नहीं किए तो तुम फेल हो जाओगे। और तुमने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि तुमको एसडीएम बनना है, फिर ऐसे में तुम्हारा ये ख्वाब ही रह जाएगा। ये बात सुन के मनोज अपने दोस्त से कहते हैं, रविकांत से कहते हैं कि भाई मैं तुमको बता दूं कि ये जो 3 दिन का मेरा शिविर था, इसने मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव डाला और मुझे ऐसा लगा कि अगर देश की सेवा करना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एसडीएम बन के ही करूं। मैं इस तरह के सोशल वर्क करके भी कर सकता हूं। इसलिए मैंने ठाना है कि मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करूंगा, तो रामचंद्र परमहंस मिशन जैसी संस्थाओं से जुड़ूंगा या मैं किसी और संस्था से जुड़ूंगा और समाज की सेवा करूंगा। ऐसे में उसका दोस्त रविकांत कहता है कि दोस्त, एसडीएम बन के भी तुम देश की सेवा कर सकते हो। मैं तो ये भी नहीं कहता कि तुम एसडीएम बनो, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तुम एक साधारण से दरोगा भी बन जाते हो तो तुम्हें वो दिन याद होगा कि कैसे एक भ्रष्ट दरोगा कुछ टेम्पो वालों को परेशान कर रहा था, फिर एक अधिकारी दुष्यंत उनके काम आता है। तो तुम ऐसे किसी भी तरह के अधिकारी बन के भी देश के तमाम उन दीनहीन दुखियों के काम आ सकते हो और देश की सेवा कर सकते हो। दूसरी बात, जैसा कि तुम ये सोचते हो कि तुम्हें उन गरीबों के लिए, उन दुखियों के लिए तुम्हें न्याय का काम करना है, उनके लिए समाज सेवा करना है, तो दोस्त ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास पावर हो, ताकत हो, और ये तभी हो सकता है जब तुम इस तरह के कंपटीशन के एग्ज़ाम को क्लियर करो। फ़िलहाल ये बात उसको लग जाती है और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि वो इन चीज़ों से पलायन हो रहा था, इन चीज़ों से भाग रहा था और उसे भागना नहीं है, उसे लड़ना चाहिए। फिर जो है वो फिर ठानता है और कहता है कि तुमने सही कहा दोस्त और सही समय पे मुझे समझाया, मैं ज़रूर ये एग्ज़ाम निकालूंगा, और फिर से वो तैयारी में लग जाता है। इसी क्रम में
जो रविकांत है वो कहता है कि चलो मैं तुमको किसी से मिलवाता हूँ। एक ऐसा लड़का दीप जो पीली कोठी में रहता है, पीली कोठी के बारे में मैं तुमको बता दूँ तो वहाँ पे सभी आईएएस और पीसीएस करने वाले लड़के रहते हैं और दीप उन्हीं में से एक है जिसने अभी रिसेंटली एमपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकाला है। वो उनसे जाके मिलता है, उनसे बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारा ज्ञान उसको मिलता है। उसके बाद इसी क्रम में वो धीरे धीरे अपना सेकेंड ईयर की पढ़ाई कंप्लीट करता है। थर्ड ईयर में आता है, बीच में फिर गर्मी की छुट्टी आती है 15 दिन के लिए। वो फिर स्वामी विवेकानंद का वो शिविर ज्वाइन करता है, फिर उससे नए जोश के साथ पढ़ाई स्टार्ट करता है। इस दौरान उसमें बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आए, वो सबको झेलता है। उसके बाद जब उसका फाइनल एग्ज़ाम होना है उससे पहले वो अपीयर होता है एमपी पीसीएस के प्रीलिम्स में। जब वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देके बाहर आता है तभी उसकी मुलाकात एक विक्रमादित्य पांडे से होती है। विक्रमादित्य पांडे जो उसके हॉस्टल के बिल्कुल आसपास रहने वाले होते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, बताते हैं कि मेरा नाम विक्रमादित्य पांडे है और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मेरा पिछली बार का अटैम्प्ट बहुत अच्छा गया और मैं कुछ नंबर से रह गया। उसके बाद तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? फिर विक्रमादित्य पांडे मनोज गुप्ता से इनकी मुलाकात कराते हैं। ये मनोज गुप्ता और विक्रमादित्य पांडे आगे की लाइफ में, आगे की पढ़ाई में इनके बड़े काम आने वाले हैं। लेकिन उस परीक्षा के बाद वो जो पेपर का विश्लेषण होता है उससे कहीं ना कहीं इनको लग गया कि इनका पेपर बहुत ख़राब हो गया है। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, ये कहानी में अभी इस कंडीशन में यहीं रोकता हूँ। और मैं आपको जैसे कहा था कहानी की शुरुआत में कि मैं आपको रविकांत और फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के बारे में आपसे बताना चाह रहा हूँ, जो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ रहा है और जो इस कहानी का सबसे क्रीम पॉइंट रहा है मेरे लिए। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कहानी मुझसे संबंधित है, जो लड़के बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। जब आप बाहर जाके पढ़ाई करते हैं उस दौरान जब टेलीफ़ोन और गूगल इतना काम नहीं करता था तो लोगों को सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चैलेंज ये रहती है कि उसको आश्रय कहाँ मिलेगा। ऐसी ही दिक्कत मनोज के साथ भी आती है। तो मनोज को एक साथी मिलता है, त्रिलोकीनाथ उसका स्वागत करता है और उसको अपने रूम में अपना रूममेट बनाता है, रूम पार्टनर बनाता है। हालांकि त्रिलोकी का एक और रूममेट जिसका नाम है केशव, वो उसकी दूर का रिलेटिव, उसका भाई लगेगा, वो भी रहता है। त्रिलोकी और मनोज में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन केशव मनोज को नहीं पसंद करता और कई बार उसने इशारा भी कर दिया है रहता है कि वो नहीं चाहता कि मनोज उसके साथ रहे, लेकिन त्रिलोकी उसको किसी तरह से मना लेता है। फिर एक बार त्रिलोकी के एब्सेंस में वो डायरेक्ट मनोज से कह देता है कि मनोज, तुमको मैं बता दूं, जब 2 होते हैं तो साथ होता है और जब 3 होते हैं तो भीड़ होती है। मनोज को भी ये बात पहले से ही समझ में आ रही थी, तो मनोज कह देता है कि केशव, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत जल्दी मैं ये रूम छोड़ दूँगा। मैं तलाश में हूँ कि मुझे कोई एक अच्छा रूममेट मिल जाए ताकि मेरा ख़र्चा कम हो जाए और मुझे एक अच्छा सा रूम मिल जाए। मैं इसी तलाश में हूँ, जैसे मिलेगा मैं छोड़ दूँगा। वो समय आता नहीं है। एक ऐसा समय आता है जब त्रिलोकी घर चला जाता है करीब 1 हफ्ते के लिए। ये अवसर देख के जो उसका दोस्त केशव है वो रूम को बंद करके वो भी किसी दूसरे दोस्त के यहाँ चला जाता है 1 हफ्ते के लिए। और मनोज कॉलेज गए हैं, कॉलेज से जब वापस आते हैं करीब 5 बजे तो देखते हैं ताला लटका हुआ है। उस समय फ़ोन नहीं था, किसी से जानकारी नहीं ले पाते हैं कि त्रिलोकी या केशव कहाँ हैं। वो करीब रात के 8 बजे तक उनका इंतज़ार करते हैं। जब 9 बज जाता है तो उनको समझ में आ जाता है कि आज की रात ऐसे ही कटेगी। वो बगल में एक एसबीआई का ब्रांच है, वहाँ पे एक शेड है, वहाँ पे अपनी रात गुजारते हैं। अगली सुबह वो क्लास करते हैं। क्लास में उनका मन नहीं लगता क्योंकि रात भर वो उन्होंने खाया नहीं था, सही से सोए नहीं थे। रात में मन नहीं लगता, क्लास में भी मन नहीं लगता। अगले शाम को फिर वो आते हैं और देखते हैं कि ताला लटका हुआ है। ना त्रिलोकी का पता है, ना केशव का पता है। वो फिर से इंतज़ार करते हैं। फिर करीब 9 बज जाता है, फिर उनको उसी शेड में जाके सोना पड़ता है। इसी तरह से करके करीब 3 दिन बीत जाता है। अब बिल्कुल उनका शरीर, उनकी ऊर्जा उनका साथ नहीं दे रही थी। वो बिल्कुल मजबूर हो गए थे। उनके पास पैसा भी नहीं था कि वो घर चले जाएं। उनके पास वो भी साहस नहीं था कि वो विदाउट टिकट अपने घर चले जाएं। फिर उन्होंने सोचा कि चलते हैं कि कुछ काम करा जाएगा, किसी से विनती करी जाएगी। इसी प्रयास में वो जाते हैं। एक होटल रहता है, उस होटल के एक कर्मचारी से कहते हैं कि मित्र, मुझे
खाना खाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या तुम मुझे काम के बदले खाना दे सकते हो। तो जो उसका एम्प्लॉई है वो कहता है कि मुझे साहब से बात करना पड़ेगा। वो मालिक से पूछता है, मालिक आता है, इनको ऊपर नीचे देखता है, कहता है आप जाके खाना खा लीजिए। मनोज चले जाते हैं खाना खाने। मनोज पूरा खाना कंप्लीट करते हैं। मनोज उसके बाद फिर से उस मालिक के पास आते हैं और कहते हैं कि अब मुझे कोई काम बताइए। मनोज का जो उस होटल का जो मालिक है वो कहता है कि आप जा सकते हैं, जब आपके पास पैसा होगा तो दे दीजिएगा। मनोज ने कहा नहीं, मैंने पहले आपसे कहा था कि मुझे काम के बदले अनाज चाहिए, मेरे पास ना अभी पैसे हैं ना भविष्य में पैसे हो पाएंगे। फिर जो है वो मानता नहीं है, कहता है कि नहीं आप जाइए, और आपके जैसे बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग तो उधारी लगा के चले जाते हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। धीरे धीरे जो उस होटल के और एम्प्लॉई हैं वो मनोज के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। एक कौतूहल का माहौल बनता है। आसपास के जो लोग हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, जो होटल में खाना खा रहे हैं वो भी मनोज की बातें सुन रहे हैं। मनोज नहीं मानते हैं, कहते हैं कि जब तक आप मुझे काम नहीं देंगे मैं जगह से नहीं हटने वाला, मुझे प्लीज़ काम दीजिए, मेरा आपका यही कमिटमेंट था। मालिक नहीं मानता। मालिक कहता है कि आप जाइए, आप बहस कर रहे हैं। उसके बाद कुछ और पीछे लड़के जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, शहर के लड़के हैं, वो आके देखते हैं। कईयों को तो ये लगता है कि मनोज जो है कुछ एक्स्ट्रा ही सिद्धांतवादी बन रहे हैं और जिद नहीं करना चाहिए उनको, पूरा कहने का मतलब ये था। उसी बीच वो रविकांत, जिसके बारे में मैं कहानी की स्टार्टिंग से बताता आया हूँ, वो भी सुनता रहता है। वो इनका क्लासमेट रहता है और जब वो अपने दोस्त को देखता है इस हालत में, तो इस हालत में उसके सामने नहीं जाता। वो अपना मुंह छिपा के उसकी सारी क्रियाकलापों को देख रहा है। वो लड़का जो जिद में है कि मुझे काम दीजिए नहीं तो मैं नहीं जाने वाला, बेचारा उसके जिद में वो जो होटल का मालिक है वो हार जाता है और उसे कहता है कि महोदय को ले जाइए और बर्तन साफ़ करवाइए। फिर वो जाते हैं, मनोज पूरे होटल का बर्तन साफ़ करते हैं। बाहर रविकांत उनका इंतज़ार करता है कि जब तक शटर गिरेगा नहीं, जब तक मनोज वापस नहीं आएंगे वो नहीं जाएगा। जब मनोज बाहर आते हैं तो उनका बड़ा स्वागत करता है, उनसे गले मिलता है, बताता है उनको कि कहता है कि दोस्त तुमने इतनी परेशानी तुम झेले, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया क्लास में, अगर तुम बताते तो शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता, मेरे पास जगह खाली था, मैं तुमको वहाँ ले जाता। मनोज नहीं मानते। मनोज कहते हैं कि ये परेशानी कैसी दोस्त, ये तो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी सीख है। पिछले 3 दिनों से मैं जो यातनाएं झेला हूँ, तो मैंने महसूस किया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी खुले आसमान में सोते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। इन 3 दिनों में मैं उनके बड़ा करीब पहुंच गया। कार्ल मार्क्स ने इन्हीं लोगों को सर्वहारा की संज्ञा दी है और हमें अपनी निष्ठा इन्हीं के प्रति रखनी है। मैं अपने इन 3 दिनों में मैं इन लोगों के इतने करीब पहुंच गया कि मुझे ये जो लेसन मिला है ये पूरे थ्रू आउट लाइफ मेरे रहेगी और मेरे बड़े काम आने वाली है। इस कहानी में बहुत सारे मोड़ हैं दोस्तों। मैं चाह रहा था इस कहानी को आज ही ख़त्म कर दूँ, लेकिन बहुत सारी सीखें हैं। आप किताब पढ़ेंगे तो आप अपने पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन भी है कि आप इस कहानी को ज़रूर पढ़ें और अगले चक्र में मैं ज़रूर ये कहानी कंप्लीट करूँगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहानी का नाम मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ, 12th फेल, जो अनुराग पाठक ने लिखा है मनोज जी के बारे में। कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगले संडे को फिर मिलते हैं। आप सभी लोगों को एक बार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।